यूनिट 731 मानव इतिहास के सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग चैप्टर्स में से एक है, जिसकी दास्तान सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही इंसानियत की सबसे काली परछाइयां सामने आ जाती हैं। इसकी हॉरर्स अक्सर वर्ल्ड वॉर 2 की दूसरी एट्रोसिटीज से दब जाती है, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही भयानक और दर्दनाक है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं, क्योंकि इतिहास में इसे छुपाने की कोशिश की गई। जापानी इंपीरियल आर्मी द्वारा स्थापित यह कोवर्ट यूनिट कुछ सबसे अमानवीय मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिम्मेदार थी जो कभी रिकॉर्ड किए गए थे। यहां वैज्ञानिकता के नाम पर इंसानियत को कुचला गया और निर्दोष लोगों पर ऐसे प्रयोग किए गए जिनकी कल्पना भी डरावनी है। इन एक्सपेरिमेंट्स की क्रूरता नाजी डॉक्टरों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बराबर थी, बल्कि कई मामलों में उससे भी आगे निकल गई। दोनों ही जगहों पर इंसानों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझा गया जिन पर किसी भी हद तक जुल्म किया जा सकता था। हम यूनिट 731 के बारे में टेरिफाइंग फैक्ट्स जानेंगे, इसकी ओरिजिन से लेकर इसके इन्फ्लिक्टेड सफरिंग तक। यह जानना जरूरी है कि कैसे एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर टॉर्चर और डेथ का सिंबल बन गया। युद्ध के बाद भी यूनिट के आसपास की सीक्रेसी इसकी हॉरर को और बढ़ा देती है। डेकेड्स तक इसके बारे में सच सामने नहीं आ पाया और बहुत सी फाइलें या तो डिस्ट्रॉय कर दी गईं या छुपा दी गईं। यूनिट 731 साइंस की जगह नहीं थी, बल्कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अनइमेजिनेबल पेन का एक साइट था। यहां हर दिन टॉर्चर, डिजीज और मौत का तांडव चलता था। सर्वाइवर्स के चिलिंग अकाउंट्स और उन लोगों की खामोशी जिन्होंने नहीं की, हमें ह्यूमन क्रूरटी की डेप्थ्स की याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां आज भी सुनने वालों को झकझोर देती हैं। यह इंट्रोडक्शन इसके दीवारों के भीतर हुए सिनिस्टर एक्टिविटीज पर करीब से नजर डालने के लिए स्टेज तैयार करता है, ताकि हम समझ सकें कि इतिहास के इस काले अध्याय से क्या सीखना जरूरी है। यूनिट 731 की स्थापना 1935 में हार्बिन, मंचुकुओ में की गई थी। यह क्षेत्र अब आधुनिक चीन के पिंगफैंग जिले के रूप में जाना जाता है। उस समय मंचुकुओ जापान के नियंत्रण में एक कठपुतली राज्य था और हार्बिन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सामरिक केंद्र बन चुका था। इस इलाके का चयन रणनीतिक रूप से किया गया था, क्योंकि यह रेलवे और अन्य परिवहन मार्गों के करीब था, जिससे सप्लाईज और पर्सनल की आवाजाही आसान हो जाती थी। जनरल शिरोइशी के नेतृत्व में यूनिट को अपने असली उद्देश्य को छुपाने के लिए एक वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट के रूप में डिस्गाइज किया गया था। इस कवर स्टोरी ने न केवल स्थानीय आबादी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों से भी इसकी असली गतिविधियों को छुपाए रखा। ईशी और उनकी टीम ने अत्यंत गोपनीयता के साथ काम किया, जिससे बाहरी लोगों को शक न हो। इसका मुख्य लक्ष्य था बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स का उपयोग करके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विकसित करना। इन प्रयोगशालाओं में कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को घातक बीमारियों और रासायनिक हथियारों पर रिसर्च करने की पूरी छूट मिल गई। ऑक्यूपाइड चाइना में इस लोकेशन ने टेस्ट सब्जेक्ट्स की एक स्टेडी सप्लाई प्रदान की, जिन्हें लॉग्स के रूप में डिह्यूमनाइज किया गया था। जापानी सेना ने स्थानीय नागरिकों, कैदियों और युद्धबंदियों को प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध हुए। इन फैसिलिटीज को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया था, जो डेडली पैथोजेंस के एक्सपोजर से लेकर केमिकल वेपन्स टेस्टिंग तक एक्सपेरिमेंट्स की एक वाइड रेंज को सक्षम करती थी। यहाँ वैज्ञानिकों को अपने प्रयोगों के लिए अत्याधुनिक संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। सीक्रेसी और आइसोलेशन ने इन ऑपरेशंस को सालों तक दुनिया द्वारा अननोटिस्ड जारी रखने की अनुमति दी। कंपाउंड को कड़ी सुरक्षा और ऊंची बाड़ों से घेरा गया था, जिससे बाहरी लोगों की पहुंच लगभग असंभव हो गई थी। इस कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि यूनिट 731 जापान के वॉर टाइम एम्बिशंस और उसके ब्रॉडर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह अध्याय हमें उस समय की भयावहता और वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर किए गए अत्याचारों की गहराई को समझने में मदद करता है।
यूनिट 731 में एक्सपेरिमेंट्स चौंकाने वाले रूप से ब्रूटल थे। कैदियों, जिनमें सिविलियंस और वॉर कैप्टिव्स शामिल थे, को डिजीज प्रोग्रेशन का अध्ययन करने के लिए एनेस्थीसिया के बिना विविसेक्शन के अधीन किया गया था। पीड़ितों को जानबूझकर प्लेग जैसे डेडली पैथोजेंस से संक्रमित किया गया था, जिससे एगनाइजिंग डेथ्स हुई। फ्रॉस्टबाइट टेस्टिंग आम था, लिम्स को फ्रोजन किया गया था और फिर क्रूअल तरीकों से थॉ किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर गैंग्रीन और एम्पुटेशन होता था। केमिकल वेपन टेस्टिंग ने पीड़ितों को टॉक्सिक गैसेस के संपर्क में लाया, जिसके इफेक्ट्स को मेटिकुलसली रिकॉर्ड किया गया था। ह्यूमन लाइव्स को मिलिट्री एडवांसमेंट की तलाश में एक्सपेंडेबल रिसोर्सेज के रूप में माना जाता था। इन हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स में हजारों मारे गए। यह सेक्शन यूनिट 731 की क्रूएल्टी की पूरी एक्सटेंट को उजागर करता है। जापान की बायोलॉजिकल वेपन्स की ड्राइव इस विश्वास से प्रेरित थी कि ऐसे उपकरण युद्ध को निर्णायक रूप से बदल सकते हैं। प्लेग और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों को फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में देखा गया, जो एनिमी पॉपुलेशंस को तबाह करने में सक्षम थे। डिलीवरी सिस्टम्स, बॉम्ब्स और स्प्रेयर्स इन पैथोजेंस को फैलाने के लिए विकसित किए गए थे। रेशियल सुपीरियरिटी आइडियोलॉजीज ने इंफीरियर लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में उपयोग करने को उचित ठहराया, जिससे पीड़ितों को और अधिक डिह्यूमनाइज किया गया। मिलिट्री ओबीडियंस और एम्बिशन ने किसी भी एथिकल कंसर्न्स को ओवरराइड कर दिया। ये मोटिव्स यूनिट 731 के ऑपरेशंस के पीछे की डार्क माइंडसेट को उजागर करते हैं। पीड़ितों की कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में खो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे बीच जीवित हैं। यूनिट 731 की एट्रोसिटीज की हॉन्टिंग रिमाइंडर्स इन खंडहरों और स्मारकों में छुपी हैं, जो हर गुजरने वाले को उस दर्द की याद दिलाती हैं। एक युवा चीनी लड़के को प्लेग से संक्रमित किया गया था, जिसे जानबूझकर प्रयोग के लिए चुना गया। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने उसकी हालत पर ध्यान दिया, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि बीमारी के असर को देखने के लिए। बीमारी ने उसके शरीर को तबाह कर दिया था। वह अंततः एग्नी में मर गया और उसके परिवार को कभी न्याय नहीं मिला। रशियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीटमेंट का वादा किया गया था, लेकिन यह एक झूठा वादा था। उन्हें इंस्टेड केमिकल वेपन्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिन पर अमानवीय प्रयोग किए गए। ये सैनिक अपने घरों से हजारों मील दूर अनजान जमीन पर अकेलेपन और डर के बीच मर गए। एक जापानी नर्स ने बाद में एक गर्भवती महिला के विविसेक्शन को देखने का वर्णन किया, जो उसके लिए सबसे डरावना अनुभव था। उसकी चीखें नर्स को जीवन भर हॉन्टेड करती रहीं और उसने कभी उस दृश्य को भुला नहीं पाया। ऐसी टेस्टिमोनीज युद्ध के बाद सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि पीड़ितों की आवाजें ही न्याय की नींव बनी। ये कहानियां एक्सपेरिमेंट्स की इमेंस ह्यूमन कॉस्ट को दर्शाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि विज्ञान के नाम पर की गई क्रूरता कितनी भयावह हो सकती है। यह सेक्शन पीड़ितों को आवाज देता है ताकि उनकी सफरिंग और बलिदान को दुनिया जान सके। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी सफरिंग को भुलाया न जाए और आने वाली पीढ़ियां इन कहानियों से सीख सकें। जापान की हार के बाद यूनिट 731 के बारे में सच्चाई सालों तक छिपी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने रिसर्च डेटा के बदले में शामिल लोगों को इम्यूनिटी दी, जिससे कई परपिट्रेटर्स को न्याय से बचने की अनुमति मिली। आखिरकार सैनिकों, नर्सों और सर्वाइवर्स की टेस्टिमोनीज ने एट्रोसिटीज को प्रकाश में लाया। ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट धीमी थी और कई शामिल लोगों को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। जापानी सरकार की इस इतिहास का पूरी तरह से सामना करने की अनिच्छा ने रिकंसिलिएशन में बाधा डाली है। यूनिट 731 की लेगेसी एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू बनी हुई है। यूनिट 731 का इतिहास अनचेक्ड पावर और डीह्यूमनाइजेशन के खतरों के बारे में एक स्टार्क वार्निंग है। यह साइंस में एथिकल स्टैंडर्ड्स और वॉर टाइम में अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पीड़ितों को याद करना उनकी सफरिंग का सम्मान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ये कहानियां बनी रहें। मेमोरियल्स
और एजुकेशनल प्रोग्राम्स इस इतिहास को संरक्षित करने और रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यूनिट 7:31 के सबक बायोएथिक्स और ह्यूमन राइट्स पर आज की डिस्कशंस में रेजोनेट करते हैं। इस अतीत से सीखना एक अधिक न्यायपूर्ण और कंपैशनेट दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है। यूनिट 7:31 के प्रति दुनिया की प्रतिक्रिया शॉक और कॉन्डेमनेशन की रही है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और अफेक्टेड कंट्रीज ने ट्रांसपेरेंसी, अपॉलॉजीज और रेपरेशंस की मांग की है। म्यूजियम्स और मेमोरियल्स अब पीड़ितों का सम्मान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी सफरिंग को भुलाया न जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रतिक्रिया में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के खिलाफ कानूनों को मजबूत किया है। 1975 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इन सबकों का सीधा परिणाम था। यह सेक्शन न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य की एट्रोसिटीज को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है। आज यूनिट 7:31 की लेगेसी एथिक्स और ह्यूमन राइट्स पर वैश्विक डिस्कशंस को आकार देती है। इसकी एट्रोसिटीज ने दुनिया भर में साइंस और एजुकेशन में स्ट्रॉन्गर एथिकल गाइडलाइंस को जन्म दिया है। छात्र क्रिटिकल थिंकिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इन घटनाओं के बारे में सीखते हैं। इंटरनेशनल लॉज समान अपराधों को रोकने के लिए विकसित होते रहते हैं। पीड़ितों की आवाजें करंट पॉलिसीज और रिमेम्बरेंस एफर्ट्स को सूचित करती हैं। एजुकेशन और विजिलेंस एक अधिक मानवीय दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण बनी हुई है।